चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जी? जी, जो दायरे के अंदर बॉडी को घुमाती है। चलें बच्चों, अब गौर से आप इधर सुनना है। तो 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। कि सपोज अगर हमारे पास एक बॉडी हो, ये कार है, एक सड़क के ऊपर जा रही है। अब ये जिसका सीधा पाथ है ना, इसको कहेंगे हम नॉर्मल पाथ। कौन सा पाथ? नॉर्मल पाथ। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि ये नॉर्मल से सर्कुलर पाथ में आए, कि यहाँ से सीधा जाने के बजाय ये गोल घूम के इधर को आए और फिर गोल घूम के ये कर्व पाथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में घूम के इस तरह से ये सर्कुलर आपके सर्कल के ऊपर ही मूव करके सर्कुलर मोशन करे जी। नहीं, वो असल में सड़क है ना, आप समझ लें सड़क है, तो वो सड़क के ऊपर सीधी जा रही है इस तरह। ठीक, ये सड़क है, तो इस तरह हमने उसको सीधे के बजाय इस तरह गोल मोड़ना है। ठीक है जी। तो इस कार के जो नॉर्मल पाथ है, इसको ये जो इधर को इसका पाथ बन रहा है ये वाला, इस पाथ को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ। क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर पाथ। गौर से आपने बातें समझनी है, फिर आपको इधर ही टॉपिक समझ आ जाएगा। तो ऐसी फोर्स जो इस कार के या इस बॉडी के नॉर्मल पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करेगी, मोड़ेगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि 9वीं 10वीं में आप ये कहते थे कि ऐसी फोर्स जो इस बॉडी को सीधी रास्ते की बजाय गोल रास्ते में घुमाएगी दायरे में, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी को उसने थोड़ा वर्ड चेंज करके उसने और तरह से लिख दिया है। तो हम ज़रा इसको डिफाइन करते हैं जी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी जी? आप लोग लिखवाएंगे ज़रा बेटा, कोशिश करें अपने अल्फाज लिखवाएं। दी फोर्स, वो फोर्स नीडेड, इसकी ज़रूरत पड़ती है टू बेंड यानी कि मोड़ने के लिए द नॉर्मल पाथ, सीधा जो रास्ता है उसको, नॉर्मल पाथ को इनटू सर्कुलर पाथ, इनटू सर्कुलर पाथ। दैट फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा? इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे जाहिर करते हैं? FC के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जिस सर्कुलर पाथ में या जिस सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, उसका जो सेंटर है उसको आप किससे जाहिर कर लें? O के साथ। ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लग रही है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज, अगर बॉडी यहाँ पे होती, कार यहाँ पर होती, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑलवेज किधर को होगी? टू अर्थ सेंटर होगी। ये आपने एक बात ये याद रखनी है। ठीक है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों जी। उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसका फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। वो कितनी एक्ट करेगी? 2 फोर्सेस एक्ट कर रही थी। वैसे तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टायर्स, फ्रिक्शन भी कर रही है, लेकिन ओवरऑल 2 हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक, जो उसको अवे दी सर्कल मूव करवाने की कोशिश कर रही है, और एक टुवर्ड्स दी सेंटर है जो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को देखा जाए ना, तो उसके ऊपर एट अ टाइम 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। एक फोर्स इनवर्ड करेगी तो एक क्या करेगी? आउटवर्ड। चलें बहरहाल आगे देखते हैं बेटा हमारे पास। अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ ये पढ़ा है कि बेटा किसी बॉडी के ऊपर जिधर को फोर्स लगती है उधर को ही उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन भी होता है। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, वो फार्मूले अभी हम इनके ड्राइव करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ पे चाहिए, आपको एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास व्हील्स होते हैं, मोशन ऑफ व्हील, ठीक है बच्चों, और अ मैस अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग। अगर हम एक मैस को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके घुमाएं तो उसको दायरे में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको भी कौन सा चाहिए बेटा, फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड आर क्या कहते हैं सन, उनके लिए भी उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये सारों को सेंट्रीपिटल फोर्स ही चाहिए दायरे में घूमने के लिए। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, सपोज ये जो हमारी बॉडी है ये यहाँ पे कहीं ए पॉइंट पे खड़ी है, ये कार यहाँ कहीं पहले खड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको यहाँ से घुमा के यहाँ तक ले आए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के इसके ऊपर, इसको ए से कहाँ ले आए हैं, बी के ऊपर ले आए हैं, ठीक है बच्चों। ए से बी तक जब ये पहुँचेगी तो यहाँ पे जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब बॉडी ए पॉइंट पे थी तो ए पॉइंट पे बॉडी के पास जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को नाम दे लें बेटा किसका, v1 का। किसका नाम दे लें, v1 का, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है इसलिए मैं ऊपर एरो यूज कर, जब वही बॉडी बी पॉइंट पे पहुंची है तब उसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, v2 वेलोसिटी है। सपोज ये कर लें कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये, जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो एक ही स्पीड के साथ वो दायरे में घूमता है, ये तो नहीं यहाँ तेज़ हो जाए यहाँ आहिस्ता हो जाए, एक ही स्पीड के साथ घूमता है ना। तो सपोज कर लें कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, अबू रहरा आप इस्लामियात की किताब दे दो बेटा। बेटा आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, फ़र्ज़ करें कि बॉडी है सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो ए से मूव करके किधर गई है, कोशिश करें अपनी अल्फाजों में लिखें, इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जहाँ से पता ना लगे पूछना है, एंड इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंड द आर्क लेंथ, देखें आर्क लेंथ क्या है, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है तो उसने सर्कल के इस हिस्से के ऊपर कुछ फासला भी तो तय किया है ना, ये जो फासला उसने तय किया वो आर्क लेंथ है, और वो कितना है बेटा, एस है, कितना है बेटा, एंड आर्क लेंथ इज एस, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं बेटा, और दूसरा लिख लें कि बॉडी जब ए पॉइंट पे थी तब उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, कितनी वेलोसिटी थी। ये बातें सारी आप आगे पीछे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिखनी है बस। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v1 एंड इज v2 एट b, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो बॉडी है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ,
and the body is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब वो जितनी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है उसको हमने क्या नाम दे लेना है, वी स्पीड का नाम दे लेना है। डेल्टा वी नहीं आया क्योंकि मैंने बताया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो वेलोसिटी चेंज होगी, उसमें डेल्टा वी आएगा। देखें वेलोसिटी का अगर जिक्र करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ वेलोसिटी की, बेटा पहले बात को सुने ली, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जब यहाँ पहुँची है यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसे हम किससे जाहिर करेंगे, डेल्टा वी से। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज वाई v1 और v2 आपस में इक्वल नहीं है। जितनी यहाँ वेलोसिटी है वो और है, यहाँ वेलोसिटी और है, तो हम लिख सकते हैं ये बात कि v1 वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल किसके, v2 वेलोसिटी के, बिकॉज क्योंकि द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली, मुसलसल या कंटिन्यूसली कह लें, मुसलसल कंटिन्यूसली कह लें बेशक, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है बच्चों। अब देखें जो वेलोसिटी होती है ना, गौर से ज़रा बात सुनिए, वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक उसका होता है मैग्नीट्यूड, एक उसकी होती है डायरेक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना इसको स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी का अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या बनती है, स्पीड। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रही है, ये चीज़ डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो ओवरऑल वेलोसिटी भी चेंज हो रही है बहरहाल। अच्छा, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस्ड। बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा बात को साथ साथ समझें भी, वो जो ए एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, सपोज बॉडी ने ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लिया है, डेल्टा टी लिया है। कितना टाइम लिया है, सो डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद देखें हम क्या करते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हम ए को बी से मिला के एक स्ट्रेट लाइन से हम एक ट्राई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ट्राई बना लेते हैं। और वो ट्राई क्या बन रही है, नो जॉइन ए एंड बी एंड अ ट्राइंगल ए ओ बी। कौन सी ट्राइंगल, ए ओ बी इज फॉर्म्ड। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ए ओ बी जिसका नाम है विच हैज़ टू इक्वल आर्म्स। क्या मतलब, देखें इधर सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, तो रेडियस तो इक्वल होता है। तो ये दोनों आर्म्स, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। विच हैज़ टू इक्वल आर्म्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर किसी ट्राइंगल के दो आर्म्स इक्वल हो ना बेटा, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके दो आर्म्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, तो दोनों इक्वल है ना। तो अब जो ट्राइंगल बन रही है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, एंड इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ें। तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ साइड पे बना लेता हूँ।
ओ ए बी, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट जी, अभी बस आप थोड़ा सब्र रखें, हौसला रखें, एट दी एंड आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हम आंसर कर लेंगे। ठीक, अब ज़रा आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब बेटा हमारे पास अगर हम क्या करें, मैं एक और ट्राइंगल बनाने लगा हूँ, वो टाइम भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो टाइम का बच्चे ने जिक्र कर दिया, चलो टाइम का भी रोला हल कर ही लें। एस इक्वल्स टू वी डेल्टा टी होता है कि बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो एस कवर किया है ना, वो किसके इक्वल है, जितनी स्पीड से गया है, स्पीड तो कांस्टेंट रही, यूनिफॉर्म रही है, डेल्टा टी जो टाइम लगा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से दिस सिंपलाइज डेल्टा टी किसके इक्वल हो गया, एस ओवर वी के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, किसके इक्वल हो गया है, एस ओवर वी के। तो ये जो वैल्यू ना उठा के मैं इसमें 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1। लो जी, डेल्टा टी भी आ गया आपका। ठीक है, अच्छा तो आप ए इक्वल है डेल्टा वी उधर ही रहने दो, नीचे डेल्टा टी है वो किसके इक्वल, एस ओवर वी के, एस ओवर वी। वी किधर चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा ना, बटे के नीचे बटाओ तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाए। तो वी डेल्टा वी ओवर किसके हो गया, एस के। ये आ गया हमारे पास ए एक्सेलरेशन। अब देखो आगे जो काम चलना है ना, जिसने हमें तंग करना है, वो ये चीज़ है डेल्टा वी ओवर एस। ये निकाल लेंगे तो हमारा वो भी खुद ही थोड़ा जूम हो जाता है। हो गया, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। चलिए जी बच्चों, अब देखिए हमने क्या किया है कि हमने v1 वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है v पॉइंट के ऊपर। अच्छा अब देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ना, ये फर्क आ रहा है, ये असल में क्या है, हमारे पास डेल्टा v है कि वेलोसिटी में v1 से v2 तक इतना चेंज है। ठीक है बच्चे, अच्छा v1 और v दो वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, थीटा ही बताता है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब देखिए, अब मैं वो भी ट्राइंगल इधर बनाने लगा, गौर से आपने देखना है। अब जब ट्राइंगल हम बनाएंगे तो उसमें तो बस हम साइड्स की हम लेंथ ही लेते हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना बेटा। अब तो v1 जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, सिंपल v1 वो स्पीड है। मैंने बताया था कि v जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सिंपल v1 स्पीड होता है। ठीक है, और उसकी आगे डायरेक्शन वो यूनिट वेक्टर जाहिर करता है। और v2 की जो स्पीड है वो कितनी है, v2 है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल था उसको हमने क्या नाम दिया, थीटा का। अब बेटा अभी जरा सुने, ये बन रहा है डेल्टा v, इसको आप नाम दे लें, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, जिस तरह ये A O B वगैरह हमने कहा। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने कहा है कि जितनी स्पीड बॉडी की इधर थी, ये स्टेप समझने वाला, उतनी स्पीड इधर की स्पीड चेंज नहीं हुई। यानी कि v1 और v2 इक्वल हैं। अगर v1 और v2 इक्वल हैं तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि v1 स्पीड जो है वो किसके इक्वल है, v2 के इक्वल है। और वो दोनों स्पीड इक्वल हैं तो उसको हम सिंपल किसका नाम दे रहे, v का, जो मैंने इधर नाम दिया था कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका मतलब ये v1 v2 की जगह मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। yes, अब ये जो ट्राइंगल बन रही है इसके भी दो आर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है भाई, yes, तो हम बना देते हैं, here is PQR triangle, PQR is formed which is also which has two equal arms and is a, बेटा बात गौर से सुने, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और वो भी क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप देखें अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो ना, उनके जो इक्वल आर्म्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
सेम होते हैं, यानी कि जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। इक्वल आर्म्स के बीच में जो एंगल है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें, इससे आगे हम इस मसले को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई, बात ये है कि अगर दो हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जो आपस में कोरेस्पोंडेंस रखती हैं, यानी कि आपस में मुमासलत रखती हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइंगल AOB है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, एक जैसी है। किस कौन सी ट्राइंगल के, PQR के। यहाँ तक ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल, ये थोड़ी मैथमेटिक्स आ गई, फिजिक्स है ये, वैसे बेसिकली मैथ का ही एक समझने की चीज़ है। अब देखें भाई, अब हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में मुमासलत रखती हैं, तो अगर हम इसकी दो साइड्स की रेशो लें तो वो भी आपस में क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। अब इसकी इस साइड के ऊपर हमने क्या लिया हुआ था, S, और इधर क्या लिया हुआ था, R। अब देखिए, मसला ये है कि जो S बन रहा था ना वो इतना बन रहा था, इधर ये समझने की बात है बेटा, ये स्टेप S ये था और A भी ये क्या है, A भी है। अब हमें ये S जो है ना, इसको किसी तरीके खींच के लाना है, किसके बराबर, AB के इक्वल लाना है। यहाँ आप लिखेंगे कि जो हमारे पास S है वो इक्वल नहीं है किसके, AB के। हमें नजर आ रहा है कि वो इक्वल, क्योंकि वो ज्यादा है और ये क्या है, कम है। अच्छा, इक्वल नहीं है। जब हम A और B के बीच में थोड़ा एंगल क्या लें बेटा, बड़ा एंगल लें, फॉर लार्ज एंगल, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों? यस। अगर हम चाहते हैं कि हमारा AB इक्वल हो S के, तो मैं जरा एक काम करने लगा, मैं A और B को पास पास ले आता हूँ, इनके बीच में जो एंगल है उसको श्रिंक कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। पहले बड़ा एंगल है, एंगल कम कर, स्मॉल एंगल कर दिया। बेटा इधर ध्यान करो, एंगल कम करते हैं तो अब देखें AB ये बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही बन रहा है, बस के थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि नहीं? देखिए इक्वल ही आ रहे हैं ना। यस सर। अगर हम थोड़ा सा एंगल लें, मैं लिख देता हूँ, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की एक छोटी वैल्यू के लिए S will become equals to AB। S किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम ये कंसीडर करेंगे कि अब जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं AOB वाली, उसमें जो थीटा है वो वेरी स्मॉल है। अब इतना स्मॉल है कि हम कह सकते हैं कि S किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। समझ लें कि S भी उतना ही है और AB भी उतना ही है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ने लगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस साइड को हम क्या लेते हैं, AB साइड को क्या नाम दे लेते हैं, S का नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे लेते हैं, S का। अब हम इस ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशो लें, तो S ओवर R, इसकी दो साइड्स को आपस में डिवाइड करें तो रेशो होती है ना, निस्बत होती है। इसकी दो साइड्स की निस्बत या रेशो, पहले तो आप AB लिख लें कि इसकी पहली साइड कौन सी बन रही है, AB, और नीचे क्या बन रहा है, R। इधर ले लें, इधर कौन सी है हमारे पास, डेल्टा V ओवर V। एक साइड डेल्टा V है और दूसरी साइड क्या है, V है। अभी हमने ये इधर कर लिया कि S असल में किसके इक्वल है, AB। तो जहाँ AB आ रहा है वहां मैं क्या लगा लेता हूँ, S लगा लेता हूँ। ठीक है बच्चों? अच्छा, हमें लेके क्या आना था, डेल्टा V और S, उसको हमने यहाँ से उड़ाना था। अब डेल्टा V और S, ये V को उधर ले जाओ, V ओवर R, S को इधर ले आओ, बाजू में जाइए, ये उधर चला गया, वो इधर आ गया। ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जी, डेल्टा V और S किसके इक्वल है, V और R के। तो जहाँ पे डेल्टा V ओवर S आ रहा था वहां मैं क्या लगा सकता हूँ, V ओवर R लगा सकता हूँ। तो हमारे पास A किसके इक्वल आ गया है, V, और उसकी जगह पे क्या आ गया, डेल्टा V और S की जगह पे V ओवर R आ गया है। तो ये क्या बन गया, V स्क्वायर ओवर R।
इसका मतलब जब बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है v² और r होती है। अच्छा ये तो हमने लेके नहीं आना, अभी थोड़ा और सफर बाकी है। तो हमारे पास a तो आ गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, उसकी वैल्यू क्या आई है v² और r। अच्छा यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी लग रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब Fc फोर्स लग रही है तो न्यूटन के कौन से लॉ के मुताबिक बाय न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ ये बताता है कि F किसके इक्वल होता है ma के, किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो F है वो एक्चुअली Fc है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और जो एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है v² और r निकाली है ना, AC की वैल्यू। अब वो इधर पुट करो m v² AC की जगह पे क्या आ गया v² और r, तो ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल फॉर्मूला। बात समझ आ गई। जो आप 9th में पढ़ते थे अब वो आता कैसे है, अब जाके बच्चों को आप ये भी अगर किसी नाम के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आप उसको ये बता सकते हैं। ठीक है, घबरा तो नहीं गए पूरा। चलिए अब इसके बाद जरा और सुन लें, थोड़ा सा और काम कर लें, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये v लीनियर वेलोसिटी होती है, तो इसको सर्कुलर फॉर्म में जरा लेके जाओ। कैसे लेके जाएंगे, v इक्वल होता है किसके r ओमेगा के। ठीक है बेटा, तो जहाँ v आ रहा है वहाँ पुट कर लो क्या r ओमेगा, तो r का भी स्केयर और ओमेगा का भी स्केयर, r से कट गया तो ये क्या बन गया m r ओमेगा स्केयर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म है। ठीक है बेटा, वो लीनियर फॉर्म है और ये एंगुलर फॉर्म है। अब जरा ये डायग्राम्स पे डाल देंगे, बनानी है आपको, बनानी है ये, चलो बना लें। अब सुन लें जरा, बनानी है। देखें इधर 3 फार्मूले आए हैं हमारे पास, एक ये था, एक ये आया है, और तीसरा एंगुलर फॉर्म में ये आया है। अब वो और से जरा बेटा कंपैरिजन सुने। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये की वैल्यू थी ना, और यहाँ पे ये ए की जगह पे आ रहा है। अब जरा मैं कुछ बातें आपको बतानी है जो आपको आगे वो इंट्री टेस्ट वगैरह में आपसे पूछ सकता है। जब बॉडी लीनियर मोशन कर रही होती है, गौर से बात समझिए, तो Fc जो है v तो यूनिफॉर्म होती है ना, v तो चेंज नहीं होगा, m भी चेंज नहीं होगा, बॉडी मूव कर रही है, मास चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो F का R के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब जितना सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा, तो F क्या होगी, कम। बड़ा सर्कल लेते जाएंगे तो बॉडी को बड़े सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम चाहिए होगी। जितना आप सेंटर के पास आते जाएंगे उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी बोर्ड काटने के लिए। बात नहीं समझे, नहीं समझे बात को, समझ कि जितना मैं आपको बताता हूँ बेटा, यानी कि जितना आप न्यूक्लियस से ऑर्बिट को दूर लेते जाएंगे ना, आपको घूम रहा है ना इस तरह सर्कल, तो दूर जाते जाएंगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए दायरे में घूमने के लिए। ठीक है, यानी कि F और R आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। और जब बॉडी मूव कर रही हो सर्कुलर फॉर्म में, अगर उसका देखें एंगुलर मोशन की सूरत में, अगर ओमेगा उसका कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो, कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना हो, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर एंगुलर फॉर्म में देखें तो फिर Fc का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है किसके साथ, R के साथ। समझ आ रही बात। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें बेटा, अगर एंगुलर फॉर्म में देखें तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन R के साथ क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। इसका क्या मतलब, जब आप ज्यादा एंगुलर स्पीड के साथ मूव करेंगे ना, तब आपका जो रेडियस है सर्कल का वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब आपकी एंगुलर स्पीड कम होगी,
एंगुलर स्पीड क्या होगी, कम होगी। चले मैं इनका दोनों का आपस में दो रिलेशन आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये आर उधर चला जाए तो उधर जाके बटे के नीचे चला जाएगा। इधर जरा समझो व्यास, ये ओमेगा स्क्वायर इधर है और आर उधर चला जाए तो देखिए अगर एंगुलर स्पीड का आर के साथ रिलेशन देखें तो क्या बन रहा है, इनवर्स रिलेशन। और आर का सेंटीमीटर के फोर्स के साथ क्या बन रहा है, एंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब जब एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी तब आपका जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि जितना आप न्यूक्लियस के पास हो उतना आपको तेज घूमना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट ब्लैक होल में यूज हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के पास है वो ज़्यादा स्पीड से घूमेंगे, अगर वो ज़्यादा स्पीड से नहीं घूमेंगे तो ब्लैक होल में गिर जाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल से दूर हैं वो आहिस्ता स्पीड से घूमेंगे और दूर जाते जाएंगे आहिस्ता। और ठीक है ना, अगर वो इतनी जो ब्लैक होल के पास ऑब्जेक्ट्स है तेज नहीं घूमेंगे तो वो गिर जाएंगे। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बेटा भी आपको आगे जाकर पढ़ाया जाएगा। ये कुछ ब्लैक किस्म का होल ब्लैक होल सर, ये नोट कर लें और इसको स्टॉप कर लें। जिसके बाद आपसे अल्लाह हाफ़िज़।